ठीक है सर, ये क्या है, अलग अलग वर्ड्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है। एक है इंटर, दूसरा है नेट, और एक है वेब, तीसरा है साइट। अब इंटरनेट का मतलब है कि इंटर, जो हमारे पास ये वर्ड आ रहा है, ये इसको शॉर्टकट ले लें इंटरनेशनल का। ठीक है, इंटरनेशनल, नेशनल। अब इसको इंटरनेशनल क्यों कहते हैं, उसके भी ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। देन हमारे पास नेट क्या है, नेट किसको कहते हैं सर, वो जाला, एग्जैक्टली। ठीक है, हमारे पास जो जाला होता है इसी को हम कहते हैं नेट। आज इसके ऊपर ये नाम आया क्यों, क्योंकि बताओ, अब इसके ऊपर ये नाम इसलिए पड़ा कि पूरी वर्ल्ड के अंदर जो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है, देखते हैं ना कि आप पाकिस्तान में रहकर किसी और कंट्री के आदमी से कनेक्शन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनको शेयरिंग कर सकते हैं, कोई भी चीज डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से भेज सकते हैं, देन रिसीव कर सकते हैं। दिस इज द नेट। और नेट में क्या होता है, कनेक्टिविटी होती है किस चीज की, आपके नेटवर्क्स की। ठीक है, अब इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, इसीलिए आपके पास इंटरनेट का जो था ये एक अल्फाज पूरा बना है। इंटरनेट किसे कहते ही इससे हैं कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी कनेक्टिविटी को क्या करते हैं, कनेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा मिसाल के जो नेटवर्क टाइप्स होते हैं, लाइक हमें यहाँ पर अब ये मल्टीपल लैब्स बनी हुई है। ठीक है, इनमें कंप्यूटर्स पड़े हैं। अब हर एक कंप्यूटर की क्या है, एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनी है। और यहाँ पर अगर एक कंप्यूटर में हैकिंग हुई या एक कंप्यूटर में कोई ना कोई एरर जाहिर हुई, मतलब इंटरनेट की वजह से, तो पूरे सेंटर की इंटरनेट स्टॉप हो जाती है। ठीक है, वो क्यों होती है कि पूरे सेंटर की आपस में कनेक्टिविटी हुई होती है। अगर किसी भी एक जगह पर कंफ्लिक्ट होता है तो पूरे सेंटर में क्या हो जाता है, कंफ्लिक्ट हो जाता है। ऐसे ही एक सैंपल मिसाल ले लें, एक इलेक्ट्रिकल फिटिंग का। ठीक है, एक बेंगलोर या एक किसी भी फ्लैट में इलेक्ट्रिकल फिटिंग हुई हुई है। अगर एक किसी भी एक रूम की फिटिंग खराब हो जाती है, वहां पर आग लग जाती है, तो पूरी बिल्डिंग की क्या हो जाती है, फिटिंग क्लोज हो जाती है। फिर एक फ्यूज निकल जाता है, बाकी सब चल रहा है। एट टाइम जब वहां पर आग लगती है तो क्या होता है, एक ही फ्लैट के वहां पे नेटवर्क नहीं होती है। ठीक है, पहले तो सिस्टम ट्रिप हो जाता है। ठीक है, ट्रिप क्यों होता है कि इसी नुकसान की वजह से कोई बड़ा नुकसान होता है। इसीलिए यहाँ पर भी होता है कि जो सर्वर होता है वो स्टॉप हो जाता है कि एक पीसी की वजह से फिर से कोई दूसरे का नेटवर्क ना डैमेज हो जाए। तो दरअसल जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो किस पे चल रहा था, नेटवर्क पे चल रहा था, इंटरनेट के ऊपर, वेब के ऊपर, मतलब कि जो कनेक्टिविटी है इसके ऊपर। उसके बाद हमारे पास है एक वेबसाइट, इंटरनेट आ गई। उसके बाद हमारे पास क्या है, वेबसाइट। अब वेब का मतलब हमारे पास जो आता है वो आता है वर्ल्ड का। ठीक है, पूरी दुनिया। कौन सी दुनिया, इंटरनेट की दुनिया। कौन सी दुनिया, इंटरनेट की दुनिया। और साइट का मतलब क्या है, साइट जी, हाँ हाँ बताइए, किसने बताया, एरिया, एरिया जगह। ठीक है, साइट का मतलब क्या है, एरिया। अब इसी तरह से हमारे पास ये इंटरनेट की एक पूरी दुनिया बनी हुई है। अब जो हम वेबसाइट बनाते हैं
होता है ना कि अगर आपने कराची में कहीं पर भी कोई परमानेंट रेजिडेंसी लेनी होती है तो क्या करते हैं, वहां पर पहले एक प्लॉट खरीदते हैं, ठीक है, फिर उसी प्लॉट के ऊपर आप क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, अपनी जगह बनाते हैं, कोई घर वगैरह बनाते हैं। इसी तरह से आपके पास इंटरनेट की दुनिया में भी वर्क होता है। पहले आप इंटरनेट पे जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, वहां पर वेबसाइट की होस्टिंग खरीदेंगे। सुना है कभी होस्टिंग खरीदना? जब आप वेबसाइट बनाएंगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं, होस्टिंग खरीदते हैं, डोमेन खरीदते हैं, डोमेन, ठीक है। उसी डोमेन के थ्रू हम फिर क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट बनाते हैं। वो जो अभी हम कंस्ट्रक्शन बनाना सीखेंगे, देन फिर क्या करते हैं, उसी इंटरनेट की दुनिया में जाके उसी साइट के ऊपर उसको हम फिट कर देते हैं, जो हमने डोमेन खरीदी है, जो हमने एरिया खरीदी है, ठीक है। वेबसाइट दरअसल क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया। मसलन यहाँ पर देखें, पूरा इंटरनेट का आपके पास दुनिया में जाल लगा हुआ, ठीक है। आप यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी एक जगह खरीदना चाहते हैं तो आप पहले जाएंगे गूगल के पास, यानी कि जो पूरे प्लाट का मालिक होगा, जो यहाँ का डेवलपर होगा, ठीक है। अब्दुल्ला बिल्डर्स के पास जाते हैं, उसको कहते हैं कि भाई हमें यहाँ पर क्या चाहिए, एक प्लॉट चाहिए। वो प्लॉट उससे खरीदेंगे, फिर उसके ऊपर जाके हम अपनी इसको जो हमने वेबसाइट खरीदी है उसको रख लेंगे, जो हमारी डिजाइन हुई है, ठीक है, जो हमारी बिल्डिंग डिजाइन हुई है, हम उसको वहां पर जाके फिट करें। ये होती है वेबसाइट, ताकि आप अपने प्रोफेशन को अपनी वर्ल्ड में कैसे पब्लिकेट करते हैं, उसी को कैसे अपनी पूरी वर्ल्ड में वर्किंग में लाते हैं। ये होती है इंटरनेट और वेबसाइट। कोई क्वेश्चन? हमजा नहीं कर रहा है कि वेबसाइट और इंटरनेट समझ में आ गया? पक्की बात है। अब आते हैं कि इनका बच्चों की तरह में इंतजार करूंगा, जिनको भी नोट करना है वो नोट करते जाएं। उसके बाद हमारे पास जो वेबसाइट है, जो अपना घर है इंटरनेट की दुनिया का, उसको बनाने के लिए हमारे पास मल्टीपल स्टेप्स है, ठीक है। जिसमें जो पहला स्टेप है हमारे पास वो होता है HTML, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास होती है CSS, देन उसके बाद हमारे पास होती है जावास्क्रिप्ट, उसके बाद होती है हमारे पास, लेकिन इनको आप एक ही मान में कोई मतलब। पहले क्या होता है, हमारे पास मटेरियल आता है, किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए उसके लिए मटेरियल चाहिए होता है, तो हम जो मटेरियल वेबसाइट के लिए लाते हैं वो कहाँ पर लाते हैं, HTML, ठीक है। पहले हम अपनी वेबसाइट का एक पर्टिकुलर मैप बना लेते हैं। उसी मैप के थ्रू हमें पता होना चाहिए कि भाई आपकी वेबसाइट जो होगी वो किस तरह की होगी, और उसी के साथ आप पार्ट्स याद कर लो कि वेबसाइट में जो चीजें बनती हैं उनकी सीक्वेंस कैसे हो। लाइक हम यहाँ पर एक वेबसाइट का मैप ले लें, ठीक है। जो आउटर स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरह होती है। वेबसाइट में आपके पास यहाँ पर हीडर होगा, उसके बाद लास्ट में हमारे पास फूटर होता है, ठीक है। जैसे आपने MS वर्ड के पेज में देखा था कि ऊपर आपका क्या होता है, हेडर होता है, देन लास्ट में क्या होता है, फूटर होता है। जब भी हम एक ही पेज के ऊपर आपने फूटर बना दिया या हेडर बना दिया, और जब आप दूसरे पेज के ऊपर माइग्रेट करेंगे तो वो सेम आपके पास क्या हो जाएंगे, रिपीट होते।
ठीक है, बिना बनाने के लिए क्या होते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर वेबसाइट में एक साइड बार होती है। ठीक है, अब आते हैं कि इनमें चीजें कौन कौन सी लगती है। मसलन आप लोगों के पास एक वेबसाइट है एप्टेक की या कोई भी, तो उसी के अंदर एक नेविगेशन बार बनी हुई है जिसमें आपके पास ऑप्शन होता है, होम होता है, गैलरी होता है, जो भी आपको रिक्वायर, जैसे कि किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है तो वहां पर होम होता है, इसके बाद रिजल्ट्स होता है, एडमिशंस होती हैं, देन उसके बाद हम उसमें कॉन्टेक्ट होता है। इसी तरह से वो कहाँ पर होगी आपके पास, नेविगेशन बार। इसी थोड़ा सा हम यहाँ पर सर्च करके उसको देख भी लेते हैं। ठीक है, वीएनसी के ऊपर थोड़ा सा देखें। अगर प्रोजेक्टर ओपन करेंगे तो बोर्ड फिर यूज करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखें आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो गई है। ठीक है, इसी वेबसाइट के अंदर ये वाले सेम क्या हो जाएंगे, पार्ट्स दिखेंगे। अब हमारे पास इसी के अंदर आप ये जो पार्ट है वो क्यों, कौन सा पार्ट है, हेडर का पार्ट है। ठीक है, उसी हेडर के पार्ट में आप नेविगेशन बार बनाएंगे, देन उसी हेडर के पार्ट में आप अपनी जो लिंक्स हैं, लिंक्डइन हो गई, फेसबुक हो गया, या जो भी लिंक होगी वो आप यहाँ पर इसमें स्टोर कर सकते हैं। देन उसी के हिसाब से आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी का मोनोग्राम भी यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, दिस इज द हेडर पार्ट ऑफ दिस वेबसाइट। उसके बाद लास्ट में आते हैं, देन यहां पर ये जो पार्ट है इसका, ये फुटर का पार्ट। ठीक है, ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, रिपीट होती रहेंगी। अगर हम किसी भी पार्ट पे जाते हैं तो हमें ये चीजें सेम रिपीटेशन के हिसाब से मिलती रहेंगी। ठीक है, अब आते हैं कि ये स्लाइड जो साइड बार है वो कहां पर मिलेगा। ये साइड बार जो होती है, दरअसल अगर आपकी कोई मार्केटिंग वेबसाइट है, ठीक है, या आपकी कोई ऐसी जैसे कि कोई बिजनेस आप चला रहे हैं, उसी के हिसाब से कोई वेबसाइट बनी हुई है, सर्वर साइट जी। ठीक है, सर्वर साइट, तो आपके पास उसी के अंदर साइड बार शो होगा। अब वो कैसे होगा, यहाँ पर वो साइड बार में दिखा देता हूं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये आपके पास क्या है, साइड बार है। ये कौन सी वेबसाइट के लिए होगा, मसलन आप कोई बिजनेस चला रहे हैं या कोई ऐसा सिस्टम चला रहे हैं, आप उसी में आपके पास जो इनकम आ रही है, जा रही है, आपके पास क्रेडिट डेबिट्स वगैरह सारा का सारा डैशबोर्ड के ऊपर शो होगा। देन उसी की साइड में जो नेविगेशन बार होगी उसी के हिसाब से वो हमारे, हम उसको कहते हैं साइड बार। ठीक है, हमेशा जो आपकी साइड बार होती है वो डैशबोर्ड के ऊपर लगती है, और जो डैशबोर्ड होता है वो आपकी स्टैटिक्स को जाहिर करता है, आपकी वेबसाइट को। स्टैटिक समझते हैं ना, ग्राफिकल लैंग्वेज में आपकी जो बिजनेस है उसके अप्स एंड डाउन, प्रोज एंड कॉन्स, कि आपकी कौन सी लेवल के ऊपर आपका बिजनेस चल रहा है। ठीक है, डैशबोर्ड हमेशा हम स्टैटिक्स स्टैटिकल यूज के लिए लगाते हैं। डैशबोर्ड तो जी, डैशबोर्ड होता है फ्रंट पेज, जिसमें आपके पास जैसे होम पेज होता है ना, ऐसे ही डैशबोर्ड होता है। ठीक है सर। अब आते हैं इसी के अंदर, मसलन हम देखें कहीं किसी भी पार्ट में जाके, तो अब यहां पर देखें मैंने क्या किया, दूसरे पार्ट में आए, यहां पर एडमिशन के पार्ट में, और ये हाईलाइट हुआ है आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन के पास। ठीक है, और ये हाईलाइट हुआ है कि मैं अभी किस पोजीशन पे आया हूं, रेड हुआ है ना।
अब यहाँ पर देखिए मैंने अपनी वेबसाइट की पोजीशन तो चेंज कर ली, लेकिन उसी के अंदर जो हमारा हेडर है वो सेम ही है। ठीक है, इसने हेडर को कहीं भी नहीं किया। देन इसी तरह से हम लास्ट में जाके देखते हैं फुटर को, तो इसने फुटर को भी वही रखा। ये सेम, ये जो तीन चीजें हैं ये आपके पास क्या होती हैं, परमानेंट होती हैं, जिनकी पोजीशन क्या होती है, फिक्स्ड होती है, उनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। दिस इज द मैप ऑफ योर वेबसाइट। ठीक है, उसके बाद आते हैं HTML। HTML में आपके पास मल्टीपल वर्जन आ चुके हैं, 1 2 3 4। अभी जो हमारे पास लेटेस्ट वर्जन चल रही है वो HTML5 चल रही है। ठीक है, अब 5 क्यों आई है, 5 में आपके पास बहुत सारे न्यू फीचर्स हैं। पहले क्या होता था कि आप डायरेक्टली उसके ऊपर आप काम करें, अगर कोई लोगो वगैरह बनाना हो तो आप नहीं बना सकते थे। देन आप कोई पिक्चर ऐसी मतलब उसके ऊपर रखने, देन उसी में ये साइज में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी नहीं कर सकते थे। जो भी आपने एक पिक्चर लगा दी तो वही होगी, उसमें कोई भी मतलब डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट या कोई मॉडिफिकेशन उसके पास नहीं हो सकता। अब जो हमारे पास HTML5 आई है, तो इसमें तकरीबन जो फोकस है वो ग्राफिक्स के ऊपर है। आपके वेबसाइट में जो ग्राफिक्स है उसी के ऊपर फोकस किया गया कि आप जो भी काम कर रहे हैं, मतलब पिक्चर की इंसर्शन, देन उसी को इंक्रीज डिक्रीज मॉडिफाई भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इसी के अंदर कहाँ पर थे हम, HTML5 के ऊपर।
तो HTML5 की फाइल उसमें मॉडिफिकेशन आई थी कौन सी के ग्राफिक्स के ऊपर काम किया जाए। ठीक है, मसलन पहले क्या था, आप लोगो बनाए कहीं बाहर, फिर उसके बाद उस लोगो को अपलोड करें कहाँ पर, वेबसाइट पर। अब उसी ग्राफिक्स में आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शंस या ऐसे टैग्स दिए गए हैं जिन टैग्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ग्राफिक्स बना सकते हैं। ठीक है, ये दोनों टैग्स इसके ऊपर जो ग्राफ्स के ऊपर काम करेंगे वो ये है। उसके बाद हमारे पास इसमें एक और नई चीज थी जो ऑडियो एंड वीडियो टैग है। पहले ये इंसर्ट नहीं होते थे, लेकिन HTML5 ने हमें आगे ये टैग्स दिए। ठीक है, इसी तरह से ये जो अहम वैसे आए छोटे मोटे बहुत टैग्स हैं, लेकिन जो मेजर टैग्स हैं वो ये वाले। इन टैग्स के थ्रू आप अपनी एनिमेटेड वेबसाइट बना सकते हैं। जैसे एनिमेटेड मूवीज देखी है ना, इसी तरह से आप एनिमेशंस भी अपनी वेबसाइट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अब HTML5 का दरअसल जो काम होता है वो आपकी वेबसाइट का मैप तैयार करना होता है। ठीक है, जो HTML का काम होता है वो HTML क्या करती है कि आपकी वेबसाइट का मैप तैयार करता है। लाइक आप एक इंसान के ऊपर फोकस कर रहे हैं या एक बिल्डिंग के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं कि पहले हम ईंटों से क्या करते हैं, बनाते हैं, उसकी बुनियाद रखते हैं, देन प्लस लगाते हैं, फिर उसका फ्लोर बनाते हैं, लेकिन उसकी डेकोरेशन नहीं हुई। वो पहले विदाउट डेकोरेशन हमने जो मैप बनाया है सिर्फ मटेरियल से बनाया है। इसलिए जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे पास HTML है फॉर योर वेबसाइट लाइक एज अ मटेरियल। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास CSS का काम होता है वो फॉर द डेकोरेशन। ठीक है, वेबसाइट के अंदर जो आप डेकोरेशन करते हैं वो किसके साथ करते हैं, CSS। ठीक है, इसी तरह से मसलन आपने एक बिल्डिंग बना तो ली, सब चीजें यूज कर ली, लेकिन प्रॉब्लम आ गई उसमें कलर करना है। ठीक है, उसी के अंदर वॉलपेपर्स वगैरह लगाने हैं, तो वो सारे के सारे किसके होंगे, CSS। ठीक है, CSS जो करेगी वो आपकी वेबसाइट को डेकोरेट करेगी। अब हमारे पास पूरी बिल्डिंग बनी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा जो काम है वो जावास्क्रिप्ट का। अब पूरी बिल्डिंग हमारे पास बन तो गई है, लेकिन उसी के अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगाई, पंखे नहीं लगाए, देन उन पंखों को चलाना कैसे, उनकी फंक्शनलिटीज नहीं लगाई। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देखें आपके पास इलेक्ट्रिकल बोर्ड लगा हुआ है और जब वहां से आप बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ की लाइट जलेगी। इसी तरह से जो फंक्शनलिटीज होती है वेबसाइट की, यानी ऐसे कह लें कि जो दिमाग होता है वेबसाइट का वो जावास्क्रिप्ट देता है। पहला स्टेप, वैसे दिमाग बहुत सारी बैकएंड लैंग्वेजेस देती हैं, लेकिन पहला स्टेप जो वेबसाइट डिजाइनिंग के साथ होता है वो जावास्क्रिप्ट का होता है। अब आप जावास्क्रिप्ट में आके अगर कोई फॉर्म आपने बनाना है, देन फॉर्म की डेटा को किसी और जगह पर फेंकना है या किसी और जगह पर सेव करना है, तो वो आप जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी से कर सकते हैं। स्क्रिप्ट का मतलब ऐसा है, मतलब कि किरदार अदा करवाना। स्क्रिप्ट यानी कि एक किरदार होता है ना, तो किरदार जो अदा करवाती है किसी भी आपके बनाए हुए बटन से HTML के अंदर। मसलन जैसे कि यहाँ पर आप वेबसाइट के ऊपर थोड़ा सा मेमोरी को वापस लेके जाएं, जैसे हमने एडमिशन में जाके क्या किया, एक बटन के ऊपर क्लिक की तो क्या हुआ, माइग्रेट करके किसी दूसरे पेज पे चला गया। ऐसा ही था ना, पहले होम पेज पे था, फिर ये होम पेज से दूसरे पेज के ऊपर चला गया, तो वो होता है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, उसके बाद आती है jQuery। इनकी फंक्शनलिटीज ये सेम ही होती है। jQuery में दरअसल डिफरेंस ये है
कि आप जावास्क्रिप्ट के अंदर थ्रू द कोड बनाते हैं, लेकिन इसके अंदर आपके पास बिल्ट इन फंक्शंस मिलेंगे, आपको बहुत बड़ा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सिर्फ आप क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट का बनाया हुआ कोड इसके अंदर जाके वहां पर कमांड देके लिखेंगे कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, फेड इन चाहिए, फेड आउट चाहिए। फेड इन और फेड आउट यानी कि जैसे कि आपका कोई भी चीज स्लाइड होनी है, एक पिक्चर है, वो चलती जाए, तो अगर आप जावास्क्रिप्ट में बनाएंगे तो बहुत बड़ा कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर jQuery के थ्रू बनाएंगे तो सिर्फ एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, जिस फंक्शन में वो जावास्क्रिप्ट का पूरा कोड सेव हुआ होगा। आई बात समझ में? HTML आपके पास क्या करती है, मैप बनाती है किसी वेबसाइट का, CSS डेकोरेट करती है, जावास्क्रिप्ट फंक्शनलिटीज देती है। सर वो ट्रांसफर नहीं करता जी, जावास्क्रिप्ट ट्रांसफर नहीं करता डेटा, ट्रांसफर डेटा को ट्रांसफर नहीं करता। करता है। फंक्शनलिटीज क्या होती है, जो भी फंक्शन मैंने क्या क्या आपने कहा, ट्रांसफर का भी बताया कि डेटा को भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब आपने कोई डेटाबेस बनाई हुई है, ठीक है, और HTML में जो वेबसाइट डिजाइनिंग के थ्रू आपने एक फॉर्म बनाया है, उसी फॉर्म में आप डेटा लिख रहे हैं, देन आप जैसे ही सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और उसी के अंदर क्या होगी, जावास्क्रिप्ट की कोडिंग होगी। आपने जो फॉर्म के थ्रू डेटा इंसर्ट की वो डायरेक्टली जाएगी डेटाबेस के अंदर। वो डेटाबेस के अंदर कैसे जाएगी, वो काम होगा किसका, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, कोई क्वेश्चन? HTML का फुल फॉर्म बताएं। सेंट्रल सुपीरियर सर्विस, हाँ ये क्या बता रहा है, क्या इस कैटेगरी से आगे बता रहा का जो सेंट्रल सुपीरियर सर्विस हमारे पास पाकिस्तान में कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसको भी हम सीएसएस कहते हैं। जो HTML वाली CSS का मतलब है क्लास कैस्केडिंग स्टाइल शीट। या बताया वो कॉम्पिटिटिव, वो भी लिखते हैं। हाँ हाँ वो भी लिखते हैं। कैस्केडिंग स्टाइल शीट जी। अब जो हम यहाँ पर वैसे कोई भी वेबसाइट आपकी, ध्यान कर लें इधर, कोई भी आपकी वेबसाइट है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो ऐसे कहें कि ऑलराउंडर एडिटर है, वो कंप्यूटर के अंदर नोटपैड को हम कह सकते हैं। किसको? नोटपैड को। ठीक है, वही नोटपैड, सिर्फ हमने क्या करना होता है, उसकी एक्सटेंशन चेंज करनी होती है। एक्सटेंशन चेंज करने से आपका फाइल उसी फॉर्मेट में चला जाएगा जिस फॉर्मेट में आपने जाना है। लाइक आपने HTML बनानी है तो .html, CSS बनानी है तो .css। एक्सटेंशन का बताया था ना कि जो आपके पास MS वर्ड है उसकी एक्सटेंशन .doc एक्सेल की XLS .xls, लास्ट में जो हम एक्सटेंशन लिखते हैं। यहाँ पर मैं एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप फोकस कर लें ENC के ऊपर कि ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं,
इनके साथ ये .txt लिखा हुआ है, ये कहलाता है एक्सटेंशन। ठीक है, अब देखें जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो हमारे पास ये MS वर्ड फॉर्मेट में, नोटपैड में ओपन होगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि यही सेम चीज मेरी कहां पर चली जाए, HTML पे चली जाए, तो मैं सिंपली इसको रीनेम करूंगा और देन यहां पर ये जो इसका एक्सटेंशन दिया हुआ है उसको भी मैं हटाऊंगा और मैं इसको लिख लेता हूं first.html। मैंने .txt यानी कि जो नोटपैड वाली एक्सटेंशन थी उसको हटा दिया। अब मैंने यहाँ पर .html एक्सटेंशन लिखी जो हमारे पास HTML की ही क्या होती है, एक्सटेंशन होती है। ठीक है, अब ये मुझसे परमिशन मांगा है कि बाकी तुम्हारे एक्सटेंशन को चेंज कर दूं, मैंने कहा चेंज कर दूं। तो यहाँ पर देखें पहले हमारे पास इसका आइकन क्या था, नोटपैड का था, अब भी जो आ रहा है वो क्रोम का नोटपैड। वो क्यों आ रहा है कि हमारे पास HTML में जो काम होता है वो किसी भी ब्राउजर में होता है और ब्राउजर में हमेशा वेब पेजेस ही रन होते हैं। अब ये मेरे पास एक ब्लैंक वेब पेज बन जाए। ठीक है, हम इसको ओपन करते हैं तो ये मेरे पास व्हाइट दिखेगा। व्हाइट क्यों हो रहा है कि जो हमारा नोटपैड था वो बिल्कुल खाली था। अब अगर हम इसको एडिट करना चाहते हैं तो एडिट करने के लिए इसी के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद करेंगे और नोटपैड। ठीक है, अब सेम ये फॉर्मेट में आ गया नोटपैड के। अब आप यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये एडिट हो सकता है, क्लीन भी हो सकता है। मैं इसको कर देता हूँ सेव और इसको कर देता हूँ क्लोज। देन अब इसको फिर से मैं ओपन करूँ तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये टेक्स्ट आ गया। ठीक है, अब अगर यहाँ पर मैं इन टेक्स्ट को हटाने की कोशिश करूंगा तो वो बहुत नहीं हटेंगे। क्यों, ये वेब पेज के ऊपर चले गए और इनकी जो राइटिंग हो गई है यहाँ पर परमानेंट फिक्स हो। अगर मुझे इनको हटाना है तो फिर से जाना पड़ेगा कहाँ पर, एडिटर के अंदर, और वहां पर जो भी चेंजिंग करनी होती है वहां पर करूँ। ठीक है, सिंपल जो किसी भी लैंग्वेज का हमारे पास एडिटर है वो नोटपैड ही होता है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद जो हम एडिटर यूज करते हैं यहाँ पर वो हमारे पास होता है VS कोड। ठीक है, कौन सा, VS कोड। मसलन हम यहाँ पर एक फोल्डर बना रहे हैं 023 01। ठीक है, इसी के अंदर जाके मैंने यहाँ पर काम करना है। ये मेरे लिए एक पार्टीशन हो। अब मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ, मसलन आपकी इसी पेज के लिए मैं एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। तो वेबसाइट बनाने के लिए हम इसी फोल्डर के अंदर क्या करेंगे, कोड को ओपन करेंगे। ठीक है, और कोड को जो यहाँ पर ओपन करने के तरीके हैं वो एक तो फाइल के अंदर यहाँ पर राइट क्लिक करके और आपके पास ये VS कोड का ऑप्शन आ रहा है। अगर यहाँ पर भी ओपन करेंगे तो ये VS कोड आपके फोल्डर में ही ओपन होगा। जी, आपके कंप्यूटर में अगर नहीं है तो वहां पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखें मैं जिस भी फोल्डर में हूँ यहाँ पर उसी फोल्डर की एड्रेस या पाथ शो हो रहा है कि अभी जो करंटली आप वर्क कर रहे हो कौन से फोल्डर में वर्क कर रहे हो। ठीक है, 2301B में आप अभी करंटली क्या है, प्रेजेंट है। इसी तरह से हमारे पास अगर मैं चाहता हूं कि इसी फोल्डर के अंदर मैं कोड को स्टार्ट करूं तो सिंपली यहां पर आप आएंगे पाथ बार के अंदर और यहां पर आप कोड लिखेंगे। ठीक है, कोड लिख के जैसे ही आप करेंगे इंटर तो यहाँ पर आपके पास, यहाँ हमारे पास मल्टीपल प्रोग्रामिंग के वो हैं सॉफ्टवेयर हैं। तो ये मुझसे पूछ रहा है कि आप कोड तो लेना चाहती हैं लेकिन कौन सा सॉफ्टवेयर के साथ। मैं इसको जाके यहाँ से VS को सिलेक्ट करके देना ओके कर। ठीक है, अब ये मेरे पास कोड VS कोड ओपन हो गया। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक और तरीका है, यहाँ पर आके
CMD लिखें। अब आपके पास CMD आ गई, इसी के अंदर लिखें कोड और डॉट डॉट देन ओके लिखेंगे। ठीक है, सेम ही पास बार में जाके वहां पर आप CMD लिख के CMD के अंदर आप कोड लिखेंगे तो आपके पास ये कोड ओपन हो जाएगा। ये थे मल्टीपल वेज टू ओपन VS कोड। ठीक है, जिसको हम विजुअल स्टूडियो कोड कहते हैं, इसका शॉर्टकट में जो नाम है वो VS कोड। ठीक है, विजुअल स्टूडियो। उसके बाद इसी तरह से आपने काम करना है। अब अगर आपने यही चीज इंस्टॉल करनी है अपने कंप्यूटर में तो वो कैसे करेंगे? सिंपली आप गूगल पे जाएंगे और यहां पर लिखेंगे VS कोड डाउनलोड। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है मल्टीपल वर्जन्स के लिए, मैक के लिए, लिनक्स के लिए और विंडोज के लिए। तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो हमारे पास ये ऑप्शन आए। अब मुझे विंडोज के लिए चाहिए तो सिंपली आप विंडोज के ऊपर सेलेक्ट कर देंगे, देन यहाँ पर ये आपके पास VS कोड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाए। जी, क्योंकि मेरे पास विंडोज ही है। अब मैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ विंडो है, ना ही एप्पल है ना ही लिनक्स है, तो मैं डायरेक्टली विंडोज के ऊपर ही क्लिक करूंगा। अगर आपके पास एप्पल का लैपटॉप है तो वहां पर आप मैक वाली वर्जन यूज करेंगे। अगर आप लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो वहां पर लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करेंगे। आवाज नहीं करें। आपने बताया कि इसके अंदर क्या हो रहा है, हम गए ही नहीं इसके अंदर। पहला स्टेप चल रहा है कि पहले आप इसको इंस्टॉल कर दें, इंस्टॉल करने के बाद उसमें हम अंदर जाएंगे और इससे काम पूछेंगे कि आपने क्या करना है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ये सेटअप कंप्लीटली डाउनलोड हो गया। अब मैं इसको करता हूँ और शो इन फोल्डर। ठीक है, अब ये मेरे पास इंस्टॉल है। ठीक है, इसको राइट क्लिक करके सॉरी रन विथ एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। मेरे पास पहले ही इंस्टॉल्ड है, तो ये फिर से मुझसे कंफर्मेशन मांगा है कि उसका ऊपर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर नो कर दूँ, इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं नो कर दूँ। ठीक है, सिंपली आपके पास डायरेक्टली इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा और बीच में चेक बॉक्स आएंगे थोड़े से। ठीक है, उनको ऑल ओवर जो भी चेक बॉक्स 3 या 4 होंगे उनको आपने कंप्लीटली चेकआउट कर देना है। चेकआउट करने के बाद आप नेक्स्ट 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 प्रेस करके देन आपके पास लास्ट में ये कोड ओपन हो जाएगा। ओपन होने से ही आपके पास एक और विंडो ओपन होगी इंटरफेसेस की। ठीक है, इंटरफेसेस में आपसे मांगेगा कि आप व्हाइट बैकग्राउंड चाहते हैं या ब्लैक चाहते हैं या ब्लू चाहते हैं, तो जो भी आपको बैकग्राउंड सूटेबल लगे तो वो आप चेकआउट करके देन आप ओके कर देंगे, तो हमारे पास यही विंडो ओपन हो जाएगी जो इस कोड में अभी हम करने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर जाके हम यहाँ पर VS कोड को ओपन कर देते हैं और हमारे पास बिल्कुल इसी तरह से आपके पास न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। अब आते हैं कि हमें फाइल कैसे बनाना है VS कोड के अंदर। फोल्डर के अंदर तो आ गए। अब अगर आपने फाइल बनानी है मसलन HTML वाली, पहले HTML की फाइल तो हमने डायरेक्टली किसके साथ बनाई, नोटपैड के साथ बनाई और एक्सटेंशन चेंज कर ली।
अब हमने कहां पर बनानी है, VS कोड के अंदर फाइल बनानी है। तो सिंपली VS कोड में आपके पास मल्टीपल वेज है फाइल बनाने के लिए। एक तो यहाँ पर न्यू फाइल है, देन दूसरा यहाँ पर आप फाइल में आके और न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद सिंपली जैसे ही आप अपने फोल्डर के ऊपर जो नाम है आपके फोल्डर का उसके ऊपर आएंगे तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन ओपन हो जाए। फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो न्यू फाइल का है, ठीक है। इसके ऊपर हम करते हैं क्लिक और यहाँ पर आपके पास ये नेम फील्ड आ गई। फाइल तो बन गया है, उसके बाद ये मुझसे पूछा है कि आप इसको नेम कौन सा देना चाहते हैं। मैं यहाँ पर इसको कहता हूं कि मुझे फर्स्ट क्लास HTML। अब आपको इसको देनी पड़ेगी एक्सटेंशन। आप एक्सटेंशन क्यों लगाएंगे, वो इसलिए लगाएंगे कि जो VS कोड है वो आपके पास ऑलराउंडर कोड कहलाता है। इसमें आप पाइथन का कोड भी कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का भी कर सकते हैं, CSS का भी कर सकते हैं, लेकिन हम VS कोड को कैसे बताएं कि हम अपनी कौन सी लैंग्वेज अभी यूज करें। तो उसके लिए हमने एक्सटेंशन देना लाजमी होती है। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट क्लास HTML लिखा है, उसके बाद डायरेक्टली हम यहाँ से इसको .html की एक्सटेंशन देके इंसर्ट कर। जैसे ही मैंने यहाँ पर देखें एक्सटेंशन लिखी तो मेरे फाइल की पहले जो आइकन थी वो लाइंस थी, ठीक है। .html लिखने के बाद मेरे पास क्या हो गया, ये फाइल एंगल ब्रैकेट्स, रेड एंगल ब्रैकेट्स आ गए, ठीक है। यही एंगल ब्रैकेट्स आपके फाइल को रिप्रेजेंट करती हैं HTML के फाइल के लिए। यही HTML की निशानी है कि जब आपके फाइल में ये साइंस आ जाए तो आप समझ जाएं कि आपका जो फाइल है वो HTML में चला जाए, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं इसको इंटर। जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया तो मेरा फाइल यहां से हमारे एडिटर में आ गया। क्लियर है यहां तक। अब आते हैं इसी के अंदर कुछ बेसिक टैग्स हैं, ठीक है। बेसिक टैग्स कौन से हैं, जो हर प्रोग्राम में आपको लिखने पड़ेंगे। नंबर पहले पे आपका टैग आता है इसी के अंदर HTML के अंदर और एक बात याद रखें कि हम HTML के अंदर जो काम करते हैं वो टैग्स के थ्रू करते हैं। जिसके थ्रू टैग्स के सर आपने क्या डॉग से पहले क्या लिखा है, वन में क्या है, ये वन है, ये ऐसे ही मैंने टैग का नंबर दिया, इससे इसका आगे वाला ब्रैकेट ये एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। पहला नंबर टैग आपके पास डॉक टाइप HTML। अब इसका काम क्या है, ब्राउज़र को बता दूं क्या बात है, कहाँ पर पड़ा है एडवांस खाली। इसको हम अंग्रेजी के अंदर टाइप डिक्लेरेशन टैग क्या कहते हैं, टाइप डिक्लेरेशन। ठीक है, ये क्या करता है, HTML के लिए डिक्लेयर करता है वेबसाइट को कि भाई अभी जो यूजर आपके पास प्रोग्राम बना रहा है वो कौन सी वर्जन में बना रहा है। मैंने पहले ही बताया कि आप लोगों के पास जो HTML वो मल्टीपल वर्जन में आ गई है और करंटली जो हम काम कर रहे हैं वो HTML फाइल के ऊपर काम। अगर ये टैग हम ना यूज करें और ग्राफिक्स के टैग्स यूज करेंगे तो जो हमारा ब्राउजर है वो
समझ नहीं सकेगा कि भाई मेरा यूजर क्या कर रहा है। उसको बताने के लिए हम इसको टाइप डिक्लेरेशन टैग बनाएंगे कि अभी जो हम काम करेंगे वो कैसे करेंगे, HTML फाइल के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौन सा टैग होता है, इसी के अंदर आपके पास मेटा टैग होता है। यही मेटा तीन जो टैग्स हैं वो तीन टाइप के आपके पास हो जाएंगे। एक मेटा आपने लिखना है, फिर दूसरा लिखना है, फिर तीसरा लिखना है, उसी के अंदर आपने एक इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब इन टैग्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन होगी, जो आपके पास फर्स्ट मेटा टैग होगा वो ब्राउजर को बताएगा कि मेरा यूजर जो लैंग्वेज यूज करेगा, इसके अंदर जो कीवर्ड यूज करेगा, उनकी वर्जन कौन सी है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कैरेक्टर टाइप। ठीक है, चार्ट सेट। अब कैरेक्टर सेट यहाँ पर कौन सा होगा, अभी जो करंटली चल रहा है हम उसको कहते हैं UTF-8। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा मेटा आएगा, वो हमारे ब्राउजर को बताएगा कि भाई आपको जो ये प्रोग्राम आ रहा है वो अपनी साइज के हिसाब से यूज करना है। ठीक है, क्योंकि आपके पास मल्टीपल लैपटॉप्स की साइज आती है, मिनी आता है, बहुत बड़ा आता है, छोटा आता है, विजुअल आता है, तो ऑल ओवर साइजेस हर एक के साथ क्या है अपनी। ये उसको क्या बताएगा, मसलन हमने कोई वेबसाइट मोबाइल में ओपन करनी है, तो मोबाइल को कैसे पता चले कि उसकी अकॉर्डिंग टू स्क्रीन ओपन करनी चाहिए, तो यही मेटा उसमें साइज और विड्थ अपनी उसकी डिवाइस के हिसाब से क्या करेगा, सेट करेगा। देन हमारे पास तीसरा मेटा टैग आता है, जिसके में आप के लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में यूज करते हैं। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, क्या है, तो हमारे पास एक पूरा स्किल है। छोटे से लफ्जों में अगर मैं बता दूं कि आपकी जो वेबसाइट है इंटरनेट की दुनिया में उसकी मार्केटिंग करने के लिए वो यूज करते हैं। ठीक है, कि आपकी जो वेबसाइट है वो कैसे मशहूर हो, ऐसे ऐसे कौन कौन से, मतलब कभी आपने देखा होगा कि अगर आप YouTube के ऊपर कोई एक कीवर्ड लिखते हैं तो उसी कीवर्ड से रिलेटेड मल्टीपल हमारे पास वीडियोस आ जाती हैं, या गूगल के ऊपर आप एक कीवर्ड लिखते हैं उसी कीवर्ड के हिसाब से मल्टीपल लिंक्स ओपन हो जाती है। ऐसा ही होता है ना, तो वो जो कीवर्ड्स हैं वो हमारी वेबसाइट से, यानी कि उनकी जो वेबसाइट है उनके साथ कनेक्टेड होते हैं। वो आपको सजेशन दे रहा है कि आप बिन बताए किसी के पास चले जाओ, कोई मसला नहीं, क्या पता आपके ऊपर एक क्लिक कर दिए और हमें $1 मिल जाए। इसी तरह से एसईओ जो होती है वो मार्केटिंग करती है आपकी वेबसाइट। ठीक है सर, इन तीन टैग्स के बाद हमारे पास एक और टैग होता है जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब हेड टैग क्या करता है, हमारे पास जो भी लिंक्स होती है, लिंक्स का पता है, CSS की लिंक हो गया, जावास्क्रिप्ट की लिंक हो गई, देन बूटस्ट्रैप की लिंक हो गई, उन लिंक्स की कलेक्शन जो होती है वो इसी हेड टैग के अंदर। ठीक है, अब हेड टैग के अंदर वो कौन से टैग्स हैं, लाइक पहला टैग हमारे पास लिंक होता है, इसके साथ हम CSS और बूटस्ट्रैप की लिंक फाइल को लिंक कर सकते हैं। ये होता है फादर CSS एंड बूटस्ट्रैप। उसके बाद हमारे पास दूसरा टैग होता है एक स्क्रिप्ट का। ठीक है, इसी स्क्रिप्ट टैग के थ्रू हम जावास्क्रिप्ट एंड jQuery की फाइल को कनेक्ट कर सकते हैं, इसको JS एंड jQuery। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमारे पास एक टैग आएगा जिसको हम कहते हैं। अब ये टाइटल टैग जो है
वो करता है जब आप क्रोम पे जाते हैं तो आपके पास टैब्स ओपन होते हैं, टैब ओपन होता है टैब, उसी टैब में जो नाम लिखा हुआ होता है वो नाम देना इस टाइटल का काम है। टैब में आपके पास जो नाम होता है किसका है, इसी टाइटल का काम। उसके बाद एक छोटी सी ट्रिक कि इसमें कुछ मतलब कि मैं कंप्लीट तो नहीं कहूंगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टैग्स जो होते हैं वो आपके पास इसमें क्लोजिंग एंड ओपनिंग के बाद क्लोज भी होते हैं। लाइक इसी के अंदर अगर आप देख लें तो यहाँ पर ये आपके पास HTML का टैग है जो लास्ट में जाके सिर्फ HTML के टैग से क्लोज होगा। फिर उसके बाद आपके पास ये हेड का टैग है जो लास्ट में आके इन चीजों के बाद एंड हो जाएगा। फिर आपके पास ये टाइटल का टैग है, ये भी एंड होगा। उसके बाद ये स्क्रिप्ट है, ये भी आल्सो एंड होगा, एंड होंगे, और ये स्टाइल का भी एंड होगा। ठीक है, लाइन का इनकी क्या होती है, एंडिंग लाजमी होती है। ये थे आपके पास बेसिक टेक्स्ट जो हर एक प्रोग्रामिंग फाइल प्रोग्राम के फाइल में आपको क्या करने पड़ेंगे, यूज करने पड़ेंगे। क्लियर है? अब आते हैं VS कोड के ऊपर कि ये हम हमारे को मिलेंगे कहां से। अब सिंपली इतनी तो इसने आपको फैसिलिटी दी हुई है, ये सेम चीज आप सिर्फ एक क्लिक से या एक राइट से आप लगा सकते हैं। मसलन मैं चाहता हूं कि भाई हर रोज हर बार मुझे ये लिखने ना पड़े, तो सिर्फ आप यहां पर लिखेंगे HTML, देन आपके पास ये फाइल, इसी फाइल के ऊपर जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपके पास ये बेसिक टेक्स्ट आ जाए। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाए, ठीक है, उसके बाद आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है, शिफ्ट दबा के 1 के ऊपर एक्सक्लेमेशन मार्क, उसको दबाएंगे तो यहाँ पर ये जो सिंगल वाली मार्क है इसके ऊपर आप इंटर करेंगे तो भी ये आपके पास खुल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर हमने एक टैग नहीं पढ़ा, उस टैग को कहते हैं बॉडी टैग। ठीक है, अब ये जो बॉडी टैग है वो आपके पास जो कंटेंट होता है वेबसाइट का, कंटेंट को समझते हैं ना, हेडर के बाद और फुटर से ऊपर जो बीच में हम कंटेंट लगाते हैं या जो भी हमने डिटेल लगानी होती है वो कहां पर लगाते हैं, बॉडी के अंदर। ठीक है सर, क्लियर हो गया? अब आते हैं कि हम अपने प्रोग्राम को रन कैसे करें। अब मसलन हमारे पास ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है टाइटल के अंदर, और यहाँ पर ये जो आपके पास कार्नर में आपके पास VS कोड के अंदर ऑप्शंस हैं, इसमें ये जो एरो बना हुआ है ये आपके प्रोग्राम को रन करने के लिए काम कर। सैंपली मैं इसके ऊपर जाऊंगा और इसको क्लिक करूंगा, देन रन एंड डीबग, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, देन यहाँ पर कौन सा ब्राउजर मुझे क्रोम में चाहिए तो मैं क्रोम के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर डायरेक्ट जाएगा कहाँ पर, क्रोम के अंदर। ठीक है, अब इसी के अंदर हमने कोई भी चीज इंसर्ट नहीं की थी, मतलब लोगों के पास क्वेश्चन आएंगे कि इतने टेक्स्ट तो लिखे हुए वो क्यों नहीं, वो इसलिए नहीं आए, वो सिर्फ आर्डर देने के लिए थे, प्रिंट होने के लिए नहीं थे। ठीक है, उनके आर्डर आ गए, हमारे ब्राउजर ने एक्सेप्ट कर लिया। अब जो भी हम इसके अंदर कंटेंट डालेंगे वो कंटेंट ये प्रिंट करेगा। ठीक है, एक चीज यहाँ पर देखने की है कि कोड के अंदर यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट टाइटल लिखा हुआ है इसके अंदर क्या है, डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, तो सिंपली इसने यहाँ पर क्या कर दिया, डॉक्यूमेंट लिख दिया। ठीक है, हम जाके हम करते हैं चेंज, क्या पता ये डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही लिख रहा हो, तो हम इसको करते हैं
ठीक है। अब एक बात और याद रखें कि मेरे पास तो फिलहाल ऑटो सेव लगा हुआ है, लेकिन आपके पास नई इंस्टॉलेशन होगी तो उसमें ऑटो सेव ऑप्शन नहीं लगा होगा। अब ये तब तक आपका मॉडिफिकेशन नहीं शो करता जब तक आप अपने प्रोग्राम को सेव नहीं करते, उसमें के अंदर जो मॉडिफिकेशन आई है। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसका नाम चेंज कर दिया और जाता हूँ मैं क्रोम में, जहाँ पर मेरा फाइल रन हो रहा है, मैं गया वहां पर। आप इसी के अंदर अभी भी क्या दिखा रहा है, तो डॉक्यूमेंट दिखा रहा है। ठीक है। अब चेंजिंग करने के लिए पहले फाइल को आपने सेव करना होता है कंट्रोल एस, देन उसके बाद मॉडिफिकेशन देखने के लिए हमने रिफ्रेश करना होता है। ठीक है। जैसे ही हमने रिफ्रेश किया तो आपके पास इसी के साथ ये जो हमने टाइटल इसमें लगाया था वो टाइटल यहाँ पर क्या हो रहा है, शो हो रहा है। ठीक है, बाकी बात समझ गए। इसी तरह से एक दूसरा छोटा सा काम है, यहाँ पर देखिए कि हमारे पेज का जो कलर है वो व्हाइट। अगर मैं इसी पेज का कलर चेंज करना चाहूँ तो क्या करूँ, सिंपली इसको चेंज करने के लिए आप देखें कि ये जो आपके पास इसी के अंदर बैकग्राउंड है वो फादर कंटेंट है, और हम कंटेंट वाले ही हिस्से में जाएंगे, उसको कहेंगे कि भाई आपका कलर हमें क्या चाहिए, रेड चाहिए, व्हाइट चाहिए, ग्रीन चाहिए। तो सिंपली बॉडी के टैग के अंदर जाएंगे। वो अंदर कैसे, यहाँ पर ये जो एंगल ब्रैकेट्स हैं इसी के अंदर, देन स्पेस, उसके बाद यहाँ पर आप HTML का ही कीवर्ड है PG कलर। ठीक है, PG कलर। उसके बाद मैंने इसको इक्वल दी, देन कोटेशन मार्क्स, और इन कोटेशन मार्क्स के अंदर में जाके कलर नेम लिखूंगा। और मैंने इसको सेव किया, देन आया अपने पेज में और इसको करूंगा मैं रिफ्रेश। ठीक है, आप जो भी कलर देंगे इसको, वो कलर यहाँ पर ये क्या करेगा, आपका कलर एक्सेप्ट करेगा। ये मतलब बताया तो सही मैंने बहुत बड़ी आवाज क्या। डॉक टाइप, टाइप डिक्लेरेशन ब्राउजर को बताएगा कि अभी जो ये प्रोग्राम राइट कर रहा है मेरा यूजर, वो कौन सी HTML में कर रहा है। HTML5 बताता है इसको क्रोम को, जिसमें आपकी फाइल रन हो रही है, जिस भी ब्राउजर में, सिर्फ क्रोम में नहीं, मोजिला में हो सकती है, एज में हो सकती है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में हो सकती है। आपके हर ब्राउजर को ये बताएगा, उसके पास जाके उसको डिक्लेयर करेगा कि भाई अभी जो प्रोग्राम रन हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, कौन सी लैंग्वेज में हो रहा है, HTML5 में हो रहा है। सिर्फ HTML में, HTML5 में हो रहा है। वो कौन सा टैग बताता है, डॉक टाइप। ठीक है, मतलब ये जो डॉक लिखे हुए हैं इन सब में जैसे हमें जो भी चीज चाहिए उसमें जाकर हम शो करेंगे तो फिर वो ब्राउजर समझ जाएगा कि ये आपका बेसिक सिंटैक्स है। हाँ, ये आपका बेसिक सिंटैक्स है। सिंटैक्स, अब सिंटैक्स वर्ड समझे। सिंटैक्स हम कहते हैं किसी भी लैंग्वेज यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का राइटिंग प्रोसीजर। सिंटैक्स का मतलब होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या, राइटिंग प्रोसीजर, उसको हम कहते हैं सिंटैक्स। अब HTML का ये जो हमारे पास लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, टैग्स हैं, ये इसके लिए बेसिक सिंटैक्स। ये जो टैग है बेसिक बेसिक है। ठीक है, हर प्रोग्राम में आप लाजमी इनको लिखेंगे। ये जो हमने टैग्स लिखे हैं, तो नहीं लिखा हुआ सिंटैक्स वगैरह कुछ जी लिखा हुआ सिंटैक्स यहाँ पर नहीं, आप किस तरह का समझेंगे सिंटैक्स कौन सा है मैंने कहा क्या कहा, बेसिक सिंटैक्स राइटिंग प्रोसीजर, बॉडी में आता है राइटिंग प्रोसीजर। जिस भी आप तरीके से किसी भी लैंग्वेज का कोड लिख रहे हैं, उस लिखने के तरीके को हम सिंटैक्स कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो पूरा लिखा हुआ है ये अपने हिसाब से सिंटैक्स है। किसका सिंटैक्स है, HTML का सिंटैक्स है। इसी तरह से जाके आप जावास्क्रिप्ट में कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो वो कहाँ का सिंटैक्स होगा, जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स होगा। सिंटैक्स मतलब हम टेक्स्ट कोड टेक्स्ट
जो लिखने का तरीका होता है, और वो हर वेबसाइट में दिया हुआ होता हर वेबसाइट का अपना अपना, ठीक है, यही होता है बेसिक साइंस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके पास ये देखें, जैसे मैंने बताया कि पहला मेटा इसको बताता है कि भाई हमारे पास जो फॉर्मेट है राइटिंग वो कौन सा यूज होने वाला है, है, डॉक टाइप बताता ठीक है। उसके बाद ये आपके पास मेटा एसईओ के लिए, देन ये मेटा आपके पास यहाँ पर ये विड्थ इक्वल टू डिवाइस नजर आ रहा है, सर। यही बताता है इसको कि भाई जो डिवाइस है, जिस डिवाइस में आपके पास ओपन हो रहा है, उसी डिवाइस की विड्थ के हिसाब से आपने प्रोग्राम को रन करना है, ठीक है। देन उसके बाद ये टाइटल, देन ये हेड का क्लोजिंग टैग, उसके बाद ये बॉडी का स्टार्ट। बॉडी में तो कंटेंट आ जाता है, कलर आ जाता है, और अगर डिजाइनिंग करनी है तो वो कैसे करें? अब हमारे पास पहला स्टेप वो है एच ग्रुप को समझना। किसको समझना? एच ग्रुप को, हेडिंग ग्रुप, ठीक है। हमारे पास हेडिंग के अंदर 6 टाइप की हेडिंग्स आती है, ठीक है, H1 से लेकर H6 तक। अब जैसे ही आपकी हेडिंग का नंबर इंक्रीज होगा तो आपकी जो हेडिंग है उसकी साइज डिक्रीज होगी, क्लियर है? अब वो कैसे, आप मसलन यहां पर देखें, कंटेंट हम कहां पर लिखेंगे? बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर मैं एक टैग लिख देता हूं हेडिंग बनाने के लिए। हेडिंग बनाने के लिए मैं आया यहाँ पर, सिंपली यहाँ पर मैंने H1 लिखा, तो मेरे मुझे किसने जो क्रोम है मेरा, जो VS कोड एडिटर है, उसने मुझे सजेशन दे दी, क्या तुम H1 चाहते हो? मैं H1 के ऊपर कर देता हूँ इंटर, तो दोनों टैग इसने मुझे बना के दे दी, H1 भी बना के दिया और H1 की एंड टैग भी बना के, ठीक है, स्टार्ट और एंड टैग दोनों बना के। अब मैं इसी के अंदर लिखना चाहता हूं हेलो वर्ल्ड, H2 देना है, 3 देना है, ऐसे ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको H1 की हेडिंग बना दी है। सिंपली अपना जहां पर हमारा कोड रन हो रहा है क्रोम के अंदर, वहां पर जाएंगे रीलोड करो। और इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास, ठीक है। अब एक और बात बताएं कि यहाँ पर जो हमारा कलर है वो कौन सा है? पिंक है, मेरे पास व्हाइट है, आपने अब वो व्हाइट क्यों था? सिलेक्शन की वजह से। अब आप अटेंडेंस शीट के हिसाब से सिग्नेचर करें, फिर VNC को क्लोज करें और यहाँ तक प्रैक्टिस करें। जी मेरी लास्ट ये मैंने ऐसे ही कह दिया कि मेरे पास व्हाइट ओपन करने के तरीके जैसे VS कोड का पास बार भी जाओ, हाँ उसमें जाके कोड लिखेंगे, दूसरा इसी फोल्डर के अंदर जाके कहीं पर भी फोल्डर के अंदर टाइप करेंगे और रिफ्रेश वाली जो बार होगी उसके अंदर यहाँ पर ओपन विद कोड आएगा, वो समझ नहीं आया बाकी हो गया वीडियो के अंदर है, अभी तुम प्रैक्टिस करो, ट्राई करो, तब समझ में आएगा। हाँ आप फोल्डर
Then यहाँ पर सर 5 लिखना है बाद में जाके सेम लिखेंगे, सेम जब आएगी उसके अंदर कोड लिखोगे, कोड आपका 5 में जाके कोड लिखूंगा इसका कोई भी सर नहीं है।